नमस्कार, मैं अभिषेक गुप्ता लेकर हाजिर हूं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम, जिसमें आपको मिलेंगी अपनी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी सभी बड़ी और जरूरी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का खबरों का सफर। पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए सरकार ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए ब्याज दरों की घोषणा की है। 1 जुलाई से शुरू होने वाली तिमाही में सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2%, 3 साल वाली फिक्स डिपॉजिट और पीपीएफ पर 7.1% और डाकघर बचत योजना पर 4% ब्याज मिलेगा। डाकघर मंथली इनकम स्कीम पर निवेशकों को 4.7% और किसान विकास पत्र पर 7.5% ब्याज मिलेगा। सितंबर तिमाही में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर ब्याज की दर 7.7% होगी। सरकार ने लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। सितंबर तिमाही में भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर जुलाई तिमाही के बराबर ही ब्याज मिलेगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 21 जून को समाप्त सप्ताह में 81.6 करोड़ डॉलर बढ़कर 653 अरब डॉलर हो गया है। इससे पिछले हफ्ते में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 2.92 अरब डॉलर घटकर 652 अरब डॉलर रह गया था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का ऑल टाइम हाई लेवल 7 जून को 655.82 अरब डॉलर था। इस दौरान गोल्ड रिजर्व का मूल्य 98.8 करोड़ डॉलर बढ़कर 56.96 अरब डॉलर पर पहुंच गया। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स 5.7 करोड़ डॉलर घटकर 18 अरब डॉलर रह गया। आईएमएफ के पास भारत का रिजर्व डिपॉजिट 90 लाख डॉलर घटकर 4.57 अरब डॉलर रह गया है। शेयर बाजार में छोटे निवेशकों की भागीदारी बढ़ने के लिए बाजार नियामक सेबी ने बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट की सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। सेबी ने कहा है कि नए दिशा निर्देश 1 सितंबर से लागू होंगे। बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट में रखे गए शेयरों के मूल्य की सीमा बढ़ाने से छोटे निवेशक शेयर बाजार में कारोबार के लिए प्रोत्साहित होंगे और उनका वित्तीय समावेशन सुनिश्चित होगा। बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट नियमित डीमैट अकाउंट का ज्यादा बेसिक वर्जन होता है। छोटे पोर्टफोलियो वाले निवेशकों पर डीमैट शुल्क का बोझ कम करने के लिए सेबी ने 2012 में BSDA सुविधा शुरू की थी। बैंक खाता धारकों के लिए अब जरूरी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को संभावित साइबर हमलों के लिए अलर्ट किया है। आरबीआई को संभावित साइबर अटैक होने की सूचना मिली है। इस आधार पर सभी बैंकों को खतरे का पता लगाने के लिए अपने सिस्टम को 24 घंटे 7 दिन एक्टिव मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया है। संभावित साइबर अटैक से जुड़ी विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिलने के बाद आरबीआई ने सभी संस्थानों को इन खतरों से बचाव के लिए निगरानी और बचाव क्षमताओं को बढ़ाने का निर्देश दिया है। आरबीआई की यह गलत सलाह तब आई है जब सोशल मीडिया पर हाई प्रोफाइल साइबर हमलों से जुड़े एक ग्रुप की ओर से भारतीय बैंकों पर हमला करने की बात कही जा रही है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह ग्रुप निष्क्रिय हो गया है, लेकिन अब यह फिर से एक्टिव हो गया है। पहले से महंगा पर्सनल लोन अब और महंगा हो गया है। पिछले साल नवंबर में आरबीआई के अनसिक्योर्ड लोन के लिए प्रोविजनिंग को 100% से बढ़ाकर 125% करने के बाद से पर्सनल लोन की ब्याज दरों में 30 से 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हो चुकी है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक जैसे बड़े बैंकों ने पर्सनल लोन पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। एचडीएफसी बैंक 11.25% की मिनिमम ब्याज दर पर पर्सनल लोन की पेशकश कर रहा है। बैंक की न्यूनतम ब्याज दर पहले 10.35% थी। कोटक महिंद्रा बैंक के पर्सनल लोन की ब्याज दर 10.99% और आईसीआईसीआई बैंक की पर्सनल लोन पर ब्याज दर 10.8% से शुरू हो रही है। एसेट क्वालिटी में गिरावट की संभावना को कम करने के लिए बैंकों ने पर्सनल लोन के अंडरराइटिंग नॉर्म्स को भी खत्म कर दिया है। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के बाद घाटे में चल रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने 4 जुलाई से मोबाइल टैरिफ बढ़ाने का फैसला किया है। वोडाफोन आइडिया शुल्क में 11 से 24% की बढ़ोतरी करेगी। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के टैरिफ 3 जुलाई से बढ़ेंगे। वोडाफोन आइडिया ने 28 दिन वाले प्लान की कीमत 11% बढ़ाकर 179 रुपए से 199 रुपए कर दी है। 84 दिन वैलिडिटी वाले 1.5 GB डेटा वाले लोकप्रिय प्लान की कीमत 719 रुपए से बढ़कर 859 रुपए हो गई है। मोबाइल टैरिफ बढ़ने से वोडाफोन आइडिया को फायदा होगा। टेलीकॉम कंपनियों के मोबाइल टैरिफ की दरें में बढ़ोतरी की घोषणा से इंडस्ट्री को लगभग 20,000 करोड़ रुपए का एडिशनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हो सकते हैं। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने यह अनुमान जताया है। इक्रा ने कहा है कि बेहतर फाइनेंशियल स्टेटस के साथ उद्योग के पास कर्ज कम करने, टेक्नोलॉजी अपग्रेड और नेटवर्क विस्तार के लिए पूंजीगत खर्च की गुंजाइश होगी। टैरिफ बढ़ोतरी के ताज़ा दौर में टेलीकॉम कंपनियों ने 12 से 27% तक की बढ़ोतरी की है। इससे प्रति यूजर औसत राजस्व में बढ़ोतरी होगी और इससे दूरसंचार उद्योग में परिचालन में लाभ भी मिलेगा।
आरबीआई ने कार्ड से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर एचएसबीसी पर 29 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि एचएसबीसी पर यह जुर्माना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और रूपी डिनोमिनेटेड को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड ऑपरेशंस पर जारी कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है। इस जुर्माने का बैंक और उसके ग्राहकों के बीच किए गए किसी लेनदेन या समझौते की वैधता पर असर नहीं पड़ेगा। टेलीकॉम नियामक ट्राई ने कहा है कि मोबाइल सिम बदले जाने के मामले में मोबाइल नंबर 7 दिन बाद ही पोर्टिंग के लिए पात्र माना जाएगा। यह कदम मोबाइल फोन नंबर के जरिए की जाने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है। ट्राई की ओर से 14 मार्च 2024 को जारी टेलीकॉम मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी 9th अमेंडमेंट 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा। इससे पहले सिम स्वैप करने पर 10 दिनों तक इंतजार करना होता था, लेकिन ट्राई ने नए संशोधन में इस अवधि को घटाकर 7 दिन कर दिया है। ट्राई ने कहा है कि नए नियमों का मकसद एंटी सोशल एलिमेंट्स के धोखाधड़ी करने के लिए मोबाइल नंबर की पोर्टिंग पर अंकुश लगाना है। नोएडा में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी का निर्माण 6 महीने के अंदर शुरू होने की उम्मीद है। इससे 50,000 रोजगार पैदा होंगे। इसके अलावा लगभग 7 लाख लोग अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। फिल्म निर्माता बोनी कपूर और रियल एस्टेट डेवलपर आशीष भूटानी के जॉइंट वेंचर बेव्यू प्रोजेक्ट्स ने फिल्म सिटी के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता किया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले 3 साल में यहां फिल्म सिटी में शूटिंग और संबंधित गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। 1 जुलाई से आईटी कर्मचारियों के लिए दैनिक कामकाजी घंटों की सीमा 30 मिनट बढ़ने जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आईटी इंडस्ट्री की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने का फैसला किया है। हफ्ते में मैक्सिमम 48 कामकाजी घंटों की सीमा में कोई बदलाव नहीं होगा। पश्चिम बंगाल के आईटी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दैनिक कामकाजी समय सीमा को 8.5 घंटे से बढ़ाकर 9 घंटे करने का फैसला किया है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में आईटी और गैर आईटी दोनों क्षेत्रों के लिए दैनिक कामकाजी घंटे की सीमा 8.5 घंटे है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। और अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।